is kidney problems and their cure. As you all know that kidney acts as osmoregulatory organ and it also acts to remove nitrogenous waste from our body in the form of urine. किडनी का क्या काम है कि किडनी ने यूरिन प्रोड्यूस करना है और यूरिन ने पूरी बॉडी से जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उन्हें रिमूव करना. समटाइम्स क्या होता है कि किडनी जब ब्लड को फिल्टर कर रही होती है ताकि नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव किया जाए, तो ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन प्रोसेस ब्लड से कोई खास केमिकल जो है वो किडनी के अंदर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्लड के अंदर उसका लेवल ऑलरेडी ज़्यादा हो चुका हुआ है. और वो केमिकल जब किडनी में आता जाता है तो बार बार फिल्ट्रेशन के दौरान उस केमिकल की क्वांटिटी बढ़ती जाती है और किडनी के अंदर वो एक्यूमुलेट होते होते एक स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं, किडनी स्टोन्स. इसके अलावा समटाइम्स क्या होता है कि किडनी जो है वो किसी खास डिज़ीज़ की वजह से, हार्ट पेशेंट है अगर कोई या उसके अंदर ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर है, तो इन तमाम डिजीज़ की वजह से किडनी जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाती और एक लेवल आता है कि किडनी प्रॉपरली क्या होती है, नॉन फंक्शनल हो जाती है. ऐसी कंडीशन में फिर हम उसे कहते हैं रीनल फेलियर और उसका फिर ट्रीटमेंट किसी और तरीके से होता है. उसके अंदर या तो किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है या डायलिसिस की जाती है, जो हम बाद में पढ़ेंगे. लेकिन जो स्टोन्स जो पड़ते हैं इसके अंदर हमें इतने नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाना पड़ता. अगर तो वो छोटी फॉर्म में पार्टिकल्स मौजूद हैं ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में, अभी वो इतना इकट्ठा या क्लस्टर नहीं बना, तो वो उन्हें हम सैंड पार्टिकल्स कहते हैं या ग्रैन्यूल्स कहते हैं. तो उसके लिए जस्ट मेडिकेशन काम कर जाती है. लेकिन अगर वो एक ख़ास साइज़ से बढ़ गया है उसका डायमीटर और स्टोन की शक्ल इख्तियार कर गया, तो उसके लिए हमें ख़ास किस्म के ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है. बेसिकली ये स्टोन्स बनते क्यों हैं? किडनी स्टोन्स आर ऑफ स्पेसिफिक केमिकल नेचर. किडनी स्टोन्स जो हैं वो किसी खास केमिकल की डेपोजिशन की वजह से बनते हैं. और वो केमिकल्स कहाँ से आते हैं कि आपका ब्लड जो है, ब्लड के अंदर जितनी भी आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म का कोई भी प्रोसेस जो है अगर अच्छे से काम नहीं कर पा रहा और किसी केमिकल को मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो उस केमिकल की अमाउंट या उसका लेवल ब्लड में राइज़ कर जाता है. जब उस केमिकल का लेवल ब्लड में राइज़ करेगा तो ब्लड को फ़िल्टर करते हुए वो केमिकल किडनी में भी उसी हिसाब से आता रहेगा और वो जब खास लेवल से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेगा. अब ये मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स हैं और उनकी केमिकल नेचर पे डिपेंड करते हुए हमने मुख्तलिफ़ किडनी स्टोन्स को नाम दिए हैं, उसे टाइप्स दिए हैं, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे. किडनी स्टोन्स जो हैं इनकी वजह से होता क्या है कि जब स्टोनी मटेरियल बन जाता है किडनी में, तो वो एक किस्म की ब्लॉकेज कॉज करते हैं और ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करते हैं यूरिनेशन में. ऐसे पेशेंट को यूरिन करते हुए बहुत ज़्यादा पेन फील होगी, यूरिनेशन में प्रॉब्लम आएगी और वैसे भी नॉर्मल रूटीन में वो पेन फील कर सकता है. ये जो स्टोनी मटेरियल बन रहा है ये किसी भी खास मेटाबॉलिज्म की नाकामी या उसके फेलियर की वजह से होगा. आपका जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है वो फॉल्टी है, जिसकी वजह से वो केमिकल ब्लड के अंदर ज़्यादा है और उसकी वजह से फिर किडनी में भी उसका लेवल राइज़ होके स्टोन बन गया है. अब ये जो स्टोन्स हैं इनकी टाइप्स क्या हैं? मेजर जो पेशेंट्स आते हैं वो मेजरली या कॉमनली 3 किस्म के स्टोन्स उनके अंदर डायग्नोज होते हैं. फर्स्ट वन इज़ हाइपर कैल्सीमिया, सेकेंड वन इज़ हाइपर ऑक्सिल्यूरिया एंड थर्ड वन इज़ यूरिक एसिड स्टोन्स. ये तीनों जो स्टोन्स की टाइप्स हैं ये कंबाइन करके अबाउट 95% बना देती हैं स्टोन्स का. बाकी जो 5% है वो थोड़ा रेयर टाइप्स हैं. उसके अंदर मुख्तलिफ बाकी जो मिनरल्स हैं, सिस्टीन, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, वो जो हैं उनके स्टोन्स की अगर हम परसेंटेज की बात करें तो वो टोटल 5% बनाते हैं. दे आर लेस कॉमन. ज़्यादा कॉमन ये 3 टाइप्स हैं. वन बाय वन हम इन्हें पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज़ हाइपर कैल्सीमिया. हाइपर मीन्स हाई. जब किसी पेशेंट के ब्लड के अंदर लेवल ऑफ कैल्शियम राइज़ कर जाता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल कैल्शियम लेवल, तो वो कैल्शियम ब्लड से फिल्ट्रेशन के दौरान किडनी में आना शुरू हो जाता है और किडनी के अंदर वो कैल्शियम जो है एक्यूमुलेट करते करते कैल्शियम के स्टोन्स बना देता है. कैल्शियम बेसिकली कुछ बाकी कैल्शियम भी आयन है, तो कैल्शियम दूसरे जो आयन्स हैं, नेगेटिव आयन्स, उनके साथ मिलके कंबाइन करके स्टोन बनाता है और मोस्टली कैल्शियम मिलता है फॉस्फेट के साथ. तो आप कह सकते हैं कि कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो स्टोन बनाएगा, जिसे हम कहेंगे हाइपर कैल्सीमिया. और ये जो टाइप है स्टोन की ये कंप्राइज कर रही है अबाउट 15% ऑफ ऑल द स्टोन्स. जितने भी किडनी स्टोन्स हैं उसमें से 15% जो स्टोन्स होंगे वो हाइपर कैल्सीमिया डिजीज़ की वजह से होंगे या कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स होंगे. अब ये कौन सा मेटाबॉलिज्म की खराबी की वजह से बनता है? आपको पता है कि हमारे जो थायराइड या पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं वो खास किस्म के हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं. ठीक है, एक इसने हार्मोन रिलीज़ करना होता है
जब हमारे पैराथायराइड ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं तो एक ऐसा हार्मोन रिलीज़ करती हैं, नॉर्मल रूटीन में भी वो हार्मोन रिलीज़ होता है, लेकिन जब ये हार्मोन एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर इसकी एक्टिविटी ख़राब हो जाएगी, एक्टिविटी कह लें इसकी ज़्यादा बढ़ जाएगी। उस हार्मोन की वजह से क्या होता है कि बोन्स के अंदर जो कैल्शियम हमारे डिपॉजिट है और बोन्स को चाहिए वो निकल निकल कर ब्लड में शामिल होती रहती है। ठीक है, आपकी बोन्स जो हैं उसकी डेंसिटी को मेंटेन रखने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, लेकिन ब्लड के अंदर भी कैल्शियम चाहिए होती है। ब्लड को क्यों चाहिए होती है कि ब्लड ने सर्कुलेट करनी होती है कैल्शियम और मसल्स को देनी होती है, और मसल्स जो हैं वो कैल्शियम की मदद से कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं और अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जब कैल्शियम निकल निकल कर ब्लड में शामिल होती रहेगी तो कैल्शियम का लेवल एक ख़ास या नॉर्मल लेवल से बढ़ जाएगा और ये एक डिज़ीज़ कहलाएगी, जिसे हम कहेंगे हाइपरकैल्सीमिया। और जब ब्लड को किडनी फ़िल्टर करेगी तो किडनी के अंदर कैल्शियम के और फॉस्फेट के क्या बन जाएंगे, स्टोन्स बन जाएंगे। अब इन स्टोन्स की वजह से एक प्रॉब्लम तो ये होगा कि आपकी जो यूरिनेशन है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो रही है, किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही। दूसरा इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो क्या होगा कि वीकन बोन्स, इसकी वजह से जो आपकी बोन्स हैं उनकी डेंसिटी कम हो रही है, कैल्शियम भी निकल रहा है, साथ फॉस्फेट भी जा रहा है, तो आपकी बोन्स जो हैं वो लाइट इन वेट हो जाएंगी, पोरस हो जाएंगी और स्ट्रेंथ जो है इनकी वो मुतासिर होगी। सेकेंड जो टाइप है दैट इज़ हाइपर ऑक्जेल्यूरिया। ऑक्जेलेट्स मिनरल्स जो हैं ये मोस्टली पाए जाते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स में, टोमेटोज़ में। तो ऐसे पेशेंट जिनके अंदर ऑक्जेलेट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है उन्हें फिर कहा जाता है कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स भी छोड़ दें खाना और टोमेटोज़ भी छोड़ दें ताकि मज़ीद ये स्टोन्स ना बने। ऑक्जेलेट आइंस जो है इन्होंने भी दूसरे आइंस के साथ कंबाइन करना होता है और ये मोस्टली कैल्शियम के साथ कंबाइन करके क्या बना देंगे, कैल्शियम ऑक्जेलेट के स्टोन्स बना देंगे, कैल्शियम ऑक्जेलेट्स। हाइपर ऑक्जुलेरिया या कैल्शियम ऑक्जेलेट्स के जो स्टोन्स हैं उनकी 70% पाए जाते हैं। ये स्टोन्स जितने भी स्टोन्स हैं उनकी जो सारे टाइप्स हैं उसमें 70% जो है वो हाइपर ऑक्जेल्यूरिया के स्टोन्स हैं। थर्ड टाइप जो है दैट इज़ ड्यू टू यूरिक एसिड डेपोजिशन। यूरिक एसिड अगर किसी भी पेशेंट के ब्लड में एक खास लेवल से ज़्यादा हो जाए तो ब्लड बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है और उसकी वजह से और बीमारियां भी होती हैं। ये जितने भी स्टोन्स की टाइप्स हैं ये ज़्यादातर मेल मेंबर्स में ज़्यादा होते हैं और ख़ास तौर पे यूरिक एसिड स्टोन्स उन मेंबर्स में या उन लोगों में ज़्यादा होते हैं जो ऑलरेडी पेशेंट है गाउट की बीमारी का। गाउट एक डिजीज़ है जिसमें यूरिक एसिड आपकी बॉडी में इतना बढ़ जाता है और आपके जो जॉइंट्स हैं उनके अंदर इकट्ठा होकर उनकी सोजिश, उनकी इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। तो जो गाउट के पहले से पेशेंट्स हैं उनके अंदर यूरिक एसिड चूँकि ऑलरेडी ज़्यादा है तो वो यूरिक एसिड साथ ही साथ क्या करता है, किडनी के अंदर यूरिक एसिड स्टोन्स भी बना देता है, लेकिन इसकी परसेंटेज इन दोनों से कम है। इट कंप्राइजेज़ अबाउट 10% ऑफ ऑल द स्टोन्स। ठीक है, और फिर ऐसे पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए, क्या चीज़ जिस भी चीज़ में यूरिक एसिड मौजूद है वो इन्हें अवॉइड करनी चाहिए। मोस्टली आपको पता है कि यूरिक एसिड जो है ये बीफ में या रेड मीट वगैरह में होता है। बीफ, चिकन, स्पेशली जो ऑर्गन्स खाए जाते हैं उनमें, एग्स में, जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, फ़िश, मिल्क, चीज़ and all other dairy products, they contain a specific amount of uric acid. So the patient which is suffering from uric acid stones should avoid all these products। ठीक है, ताकि उसके अंदर यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल पे आए और स्टोन्स जो हैं वो बनना कम हो जाएं। लेकिन इन स्टोन्स की ट्रीटमेंट हमें करनी पड़ती है। अगर तो स्टोनी मटेरियल बन चुका है तो ये खुद से रिमूव नहीं होता, इसकी प्रॉपर मेडिकेशन की जाती है और उसके बाद कुछ इसकी रिमूव करने के लिए ट्रीटमेंट्स भी करवानी पड़ती हैं, जो कि हम डिटेल में अभी देखेंगे। अब देख लेते हैं कि जो किडनी स्टोन्स हैं इनकी ट्रीटमेंट में हम क्या क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं। ये पहले भी मैंने आपको बताया कि अगर तो स्टोन्स अभी नहीं बने और केमिकल इकट्ठा होकर अभी छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में है या सैंड पार्टिकल्स की फॉर्म में है, तो जस्ट आप अगर प्लेंटी ऑफ वाटर इनटेक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वाटर ले रहे हैं, जूसेस ले रहे हैं, इसके अलावा डाइट पे कंट्रोल कर रहे हैं, तो यूरिन के थ्रू ही जो ग्रैन्यूल्स हैं वो निकल जाते हैं। लेकिन अगर वो स्टोन्स की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं और उनका साइज़ भी, उनका डायमीटर भी बड़ा है, तो उसके लिए फिर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट करवानी पड़ती है। दो ट्रीटमेंट्स हैं जो कि यूज़ होती हैं। फर्स्ट जो है, एक है नॉन सर्जिकल, जिसके अंदर सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, एंड द सेकेंड वन इज़ सर्जिकल। Non-surgical removal of kidney stones is known as lithotripsy.
लिथो मीन स्टोन एंड ट्रिप्सी का मतलब होता है ब्रेक करना, ब्रेक डाउन करना, यानी कि स्टोन को तोड़ना। और सर्जरी के अंदर आपको पता है कि सर्जिकल मेथड के अंदर कट देकर बॉडी में और किडनी के अंदर देकर अंदर से जो स्टोन है उसे रिमूव किया जाएगा, जो कि नॉर्मल या आप कह सकते हैं कि एक रवायती एक पुराना मेथड है। नॉन सर्जिकल जो है ज़्यादा एडवांस है। लिथोट्रिप्सी के अंदर क्या किया जाता है कि लिथोट्रिप्सी के अंदर आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई कट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि इसके अंदर हाई जो एनर्जी हैं उनकी वेव्स यूज़ की जाती हैं, जिसके अंदर मोस्टली आ जाती हैं अल्ट्रासाउंड वेव्स और एक्सरेज। लिथोट्रिप्सी के अंदर जो है बम्बार्ड की जाती हैं हाई एनर्जी वेव्स लाइक अल्ट्रासाउंड एंड एक्सरेज, और इन रेज को बम्बार्ड किया जाता है किडनी के उस रीजन पर जहाँ पर वो स्टोन मौजूद है। इनकी एनर्जी की वजह से जब ये इकट्ठी शुआओं की शक्ल में उस खास जगह पर पड़ेंगी तो इनकी एनर्जी से स्टोन जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। पहले वो स्टोन है इकट्ठा एक कम्पैक्ट फॉर्म में, अब स्टोन से वो क्या बन गया है, सैंड पार्टिकल्स या ग्रेन्यूल्स। और ग्रेन्यूल्स जैसे मैंने आपको बताया था कि वो मेडिसिन लेने पे ही या बहुत ज़्यादा पानी पीने से ही यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं बॉडी से। ठीक है, तो लिथोट्रिप्सी इज़ अ नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स इन विच वी बम्बार्ड high energy waves like ultrasound and x-rays to the specific part where the stone is found. The stone is then broken down into granules and particles and is then passed out through urine. ठीक है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। और सेकंड जो तरीका है वो वही है सर्जिकल मेथड। अच्छा, ये तो किडनी स्टोन्स की बात हो गई। अब अगर स्टोन से बड़े लेवल का मसला है कि किडनी जो है वो फिल्ट्रेशन करना उसने छोड़ दी है या प्रॉपरली अपना फंक्शन परफॉर्म ही नहीं कर रही, एक किडनी या दोनों, समटाइम दोनों ही फेल हो जाती हैं। ठीक है, तो जब किडनी प्रॉपरली अपना फंक्शन परफॉर्म करने के काबिल रहती नहीं है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि रीनल फेलियर या एंड स्टेज ऑफ रीनल फेलियर यूरीमिया भी कहलाएगी। रीनल फेलियर हम तब कहेंगे जब किडनी जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करने के काबिल नहीं रही। ठीक है, किडनी हैज़ स्टॉप्ड टू परफॉर्म इट्स फंक्शन कम्प्लीटली। और जो एंड स्टेज होती है रीनल फेलियर की उसे हम कहते हैं यूरीमिया। ठीक है, आपको पता है कि आपके अंदर पेयर ऑफ किडनी पाया जा रहा है। अगर तो एक किडनी आपकी काम कर रही है और दूसरी नहीं कर रही तो गुजारा हो जाता है, वो पेशेंट ज़िंदा रहेगा और अपने नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर सकेगा। लेकिन समटाइम क्या होता है कि किडनी दोनों ही फेल होती हैं। मोस्टली ऐसा ही होता है कि अगर एक किडनी फेल हुई है तो दूसरी भी साथ ही काम करना छोड़ देती है। तो फिर इस तरह इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप लोग उसी किडनी को रखते हुए उसके अंदर जो फ्लूइड है या किडनी काम नहीं कर रही तो आप वो काम किसी और तरीके से ले लेते हैं, या फिर समटाइम ये होता है कि आप किडनी को प्रॉपर चेंज करते हैं या ट्रांसप्लांट कर लेते हैं किसी नॉर्मल इंसान की किडनी को, जिसे कहा जाता है किडनी ट्रांसप्लांट। फर्स्ट जो मेथड है उसे हम कहेंगे डायलिसिस, जो कि टेम्प्रेरी मेथड है जिसमें किडनी को हम चेंज नहीं करते बल्कि जो किडनी का काम है वो आर्टिफिशियल किडनी से लिया जाता है और ये फिर टेम्प्रेरी है और इसके अंदर रूटीन में आपको अपना जो फ्लूइड है और ब्लड है उसे फ़िल्टर करना पड़ता है। और जो दूसरा मेथड है उसका नाम क्या है, किडनी ट्रांसप्लांट, जो कि परमानेंट हल है लेकिन इसके भी कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। डायलिसिस के आगे से दो टाइप्स हैं। एक टाइप है जिसका नाम है हीमोडायलिसिस, सेकेंड टाइप का नाम है पेरिटोनियल डायलिसिस। ठीक है, पहले इन दोनों को हम देख लेते हैं कि इनमें क्या फ़र्क है। डायलिसिस एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर किडनी का काम जो है वो आर्टिफिशियल तरीके से लिया जाता है। आपकी किडनी ने क्या करना होता है कि ब्लड को फ़िल्टर करना होता है। अगर आपकी किडनी अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही तो इस किडनी की बजाय आपके ब्लड को एक आर्टिफिशियल किडनी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है जिसको हम क्या कहेंगे, डायलाइज़र।
और आपका जो ब्लड है उसके और आर्टिफिशियल किडनी जिसके अंदर आपने फ्लूइड डाला होता है जो कि नॉर्मल कंपोजिशन का होता है, आपकी जो किडनी का अपना फ्लूइड है वो नाइट्रोजनस वेस्ट से भरा हुआ है, वो किडनी काम कर ही नहीं पा रही। तो उस फ्लूइड के साथ अगर ब्लड एक्सचेंज कर रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपकी किडनी परफॉर्म ही नहीं कर पा रही फिल्ट्रेशन का फंक्शन। तो बजाय कि आपकी अपनी किडनी वो फंक्शन परफॉर्म करे, पेशेंट का जो ब्लड है उससे एक आर्टिफिशियल किडनी या डायलाइज़र के साथ कनेक्ट किया जाता है और उन दोनों के दरमियान में क्या होता है, फिर एक्सचेंज होता है और आहिस्ता आहिस्ता आपके ब्लड की कंपोजिशन जो है वो नॉर्मल हो जाती है। आपके ब्लड के जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो यहाँ आ जाएंगे और यहाँ से जो नॉर्मल कंपोजिशन है वो ब्लड के अंदर चली जाएगी, या ब्लड की जो नॉर्मल कंपोजिशन है वो मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, इसे कहा जाता है हीमोडायलिसिस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट को जाना पड़ता है हॉस्पिटल और पेशेंट का जो है ब्लड फॉर एग्ज़ाम्पल आर्म के थ्रू एक ट्यूब जो है वो निकाली जाती है और ये डायलाइज़र समझ लें। डायलाइज़र के अंदर फ्लूइड होता है और बीच में मेम्ब्रेन, समझ लें कि आपकी जैसे किडनी की मेम्ब्रेन होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसी तरह की मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल एक डायलाइज़र होगा। यहाँ से पेशेंट का जो है ब्लड लिया जाएगा। आपकी अपनी किडनी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही तो ब्लड को आर्टिफिशियल किडनी में डाला जाएगा। यहाँ पे अब इसके अंदर जो है ब्लड सर्कुलेट कर रहा है और यहाँ पे क्या है, डायलाइजिंग फ्लूइड है। डायलाइजिंग फ्लूइड और ब्लड के दरमियान में जो नॉर्मल तरीके से किडनी एक्सचेंज करती है वो एक्सचेंज हो जाएगा और अब जो इसके अंदर से पास होने के बाद जो ब्लड बनेगा वो बिल्कुल नॉर्मल होगा। ठीक है, जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट से पाक होगा और इसे दोबारा पेशेंट की बॉडी के अंदर डाल दिया जाएगा। और इस तरीके से ये जो काम किडनी ने करना था वो काम बैरूनी किडनी आर्टिफिशियल किडनी कर रही है और इस तरीके से पेशेंट के ब्लड को क्लीन किया जा रहा है या वॉश किया जा रहा है। ठीक है, तो ये वाली जो टाइप है इसका नाम क्या है, हीमोडायलिसिस। इसके लिए जो है अब पेशेंट को कनेक्ट करना पड़ता है किडनी के साथ, आर्टिफिशियल किडनी के साथ या मशीन के साथ, तो पेशेंट को जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। ठीक है, रूटीन में, और ये काफ़ी जो है पेनफुल प्रोसेस होता है, यानी लंबा और काफ़ी हेक्टिक प्रोसेस है। इसके अलावा जो दूसरी टाइप है उसका नाम है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है कि पेशेंट की जो अपनी पेरिटोनियल कैविटी है, पेशेंट की अपनी जो कैविटी है अंदर पेरिटोनियल कैविटी, वही एक्ट करती है और वहाँ पर पेशेंट की जो अपनी कैविटी होगी, इंटरनल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी, वही एक्ट करेगी और वहीं पे कैथेटर के थ्रू जो है ब्लड डाला जाता है और पेरिटोनियल कैविटी जो है वो ब्लड के साथ एक्सचेंज कर देती है। यानी कैथेटर के थ्रू जो है नॉर्मल जो कंपोजिशन का फ्लूइड है वो इसमें डाल दिया जाता है, उस नॉर्मल फ्लूइड और पेशेंट के ब्लड के दरमियान में एक्सचेंज हो जाता है और इस तरीके से किडनीज़ को वॉश कर दिया जाता है। इसके लिए पेशेंट अपने घर में रह सकता है और उसे हॉस्पिटल में मशीन के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये दो बेसिकली टाइप्स हैं, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। लेकिन ये दोनों जो डायलिसिस वाले हल हैं ये क्या हैं, टेम्प्रेरी नेचर के हैं। इसमें आपको रूटीन में जाना पड़ेगा, डायलिसिस करवानी पड़ेगी, कभी भी इसका कंप्लीट जो सोल्यूशन है वो नहीं निकल पाता। लेकिन अगर किडनी काम करना छोड़ गई है और आप चाहते हैं कि एक मुकम्मल और एक फ़ाइनल हल मिल जाए, सोल्यूशन मिल जाए, तो वो है किडनी ट्रांसप्लांट। इसमें भी अगेन रिस्क फैक्टर्स हैं। किडनी ट्रांसप्लांट का क्या मतलब है, जो पेशेंट है उसकी किडनीज़ काम करना छोड़ गई हैं तो डोनर जो है कोई जो कि बिल्कुल सेहतमंद है, जिसकी किडनीज़ बिल्कुल हेल्दी कंडीशन में है, वो डोनेट कर देगा अपनी किडनी किसको, पेशेंट को। एक ही किडनी डोनेट करेगा, एक ही किडनी से डोनर भी अपना काम चला लेगा और उसकी एक किडनी से पेशेंट भी काम चला लेगा। इसके अंदर रिस्क फैक्टर्स क्या हैं कि कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। डोनर और पेशेंट के दरमियान में कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहले तो इनका ब्लड ग्रुप मैच करना चाहिए, ब्लड ग्रुप सेम हो।
ठीक है। दूसरा, ये क्लोज़ रिलेटिव्स हों तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि इनके ब्लड की कंपोजिशन भी सेम हो या काफ़ी हद तक मैच करे। दूसरा, इनके जो टिश्यूज़ हैं, स्पेशली जो किडनी के टिश्यूज़ हैं, वो भी मैच करते हों। अगर ये तमाम फैक्टर्स जो हैं ये पूरे हो रहे हैं तो काफ़ी चांस है कि किडनी जो है उसकी रिजेक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर ये तमाम फैक्टर्स पूरे नहीं हो रहे और टिश्यू को रिजेक्ट कर दिया, यानी डोनर ने अपनी किडनी डोनेट कर दी पेशेंट को, लेकिन किसी वजह से इसके डोनर की किडनी और जो पेशेंट है उसके टिश्यूज़ के दरमियान में कंपैटिबिलिटी नहीं हुई, मैचिंग नहीं हुई, तो जो पेशेंट है उसका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और जो बाहर से किडनी आई है उसे फॉरेन मटेरियल के तौर पे समझते हुए उसे क्या करना शुरू कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसकी वजह से उस पेशेंट की डेथ भी हो सकती है और ये किडनी जो है ये भी नॉन फंक्शनल हो जाएगी, ये भी अपना काम नहीं कर पाएगी। सो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने किडनी प्रॉब्लम्स और उसके क्योर देखे हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अगले लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा।